गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्ट्रेंजर फैक्ट। आज के वीडियो में देखेंगे 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 का 5वां चैप्टर ऊष्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहले 5 मेन टॉपिक बताए। पहला दिया है गुप्त ऊष्मा, दूसरा दिया है पानी का असंगत व्यवहार, तीसरा विशिष्ट ऊष्माधारिता, फिर पूर्ण निर्माण, फिर औसत बिंदु, तापमान और आर्द्रता। ठीक है, ये 5 टॉपिक इसके अंदर मेन दिया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके सब टॉपिक। सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे, हमने पिछली कक्षा में ऊष्मा और ऊष्मा के संचार के विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में तुम्हारा ऊष्मा और ऊष्मा का संचार जो है, मतलब कैसे ऊष्मा आगे से पीछे और मतलब चलता है स्टार्टिंग से लास्ट पॉइंट तक, वो हम लोग ने देखा है। फिर ऊष्मा के कारण ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ व गैसीय पदार्थ का संकुचन तथा प्रसरण किस प्रकार होता है, ये भी हम लोग ने देखा है। ठीक है, ऊष्मा के कारण जो ठोस पदार्थ रहते हैं और द्रव पदार्थ रहते हैं, उनका संकुचन और प्रसरण मतलब फैलता कैसे और पिघलता कैसे, वो भी देखा है। और कुछ प्रयोग हमने करके भी देखे। ऊष्मा तथा तापमान इनमें अंतर भी जान चुके हैं। ठीक है, ऊष्मा और तापमान ये दोनों के अंदर भी अंतर जाने थे। ऊष्मा का अलग रहता है और तापमान अलग रहता है। ठीक है, तापमापी से तापमान को किस प्रकार नापते हैं। ठीक है, तापमान में थर्मोमीटर रहता है, उससे तापमान कैसे नापते हैं ये भी देखा था, इसका भी अध्ययन किया है। ठीक है, वही बताएं यहाँ पे। फिर आगे क्या दिया है, पदार्थों की अवस्था परिवर्तन में पाई जाने वाली गुप्त ऊष्मा, पानी का असंगत व्यवहार, औसत बिंदु, तापमान, आर्द्रता, विशिष्ट ऊष्माधारकता, इन सभी संकल्पना का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। इस विषय संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे कि ऊपर टॉपिक के में दिया है वही यहाँ पे बोला है कि पदार्थ या उसकी अवस्था में जैसे परिवर्तन होती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा मतलब कैसे ऊष्मा उसके अंदर पहले से रहता है लेकिन हमें दिखता नहीं है, बाद में दिखता है। फिर पानी के साथ असंगत व्यवहार, फिर उस बिंदु का तापमान और आर्द्रता, ऐसे अलग अलग जो चीज़ है वो सब हम लोग जो दैनिक जीवन में चलता रहता है डेली लाइफ में, वो हम लोग देखेंगे। तुम्हारा जो गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट है ये कैंसिल किया है। चलिए क्या दिया है, जब तक सभी बर्फ़ के टुकड़े का पानी नहीं होता तब तक मिश्रण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, अभी तुम लोग को पता रहेगा तुम्हारा जो बर्फ़ रहता है, मतलब अगर बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट अगर बोलोगे, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो पिघलने का वितरण का जो पॉइंट रहता है वो कितना रहता है तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस को तुम्हारा मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 4 डिग्री सेल्सियस हुआ तो तुम्हारा पानी बन जाएगा, बर्फ़ जो रहेगा वो पूरे तरीके से पानी बन जाएगा। ठीक है, और पानी को अगर पूरे तरीके से गर्म करना है, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट अगर जानना है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो वही यहाँ पे दिया है, जब तक सभी बर्फ़ के टुकड़े बर्फ़ नहीं हो जाते, ठीक है, जब तक सब बर्फ़ के टुकड़े सब मतलब पानी नहीं हो जाएंगे, पूरे लिक्विड नहीं हो जाएंगे, तब तक वो उसका जो मतलब मिश्रण का जो तापमान रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि बर्फ़ का डिग्री सेल्सियस कितना रहता है तुम्हारा 0 रहता है। ठीक है, तो जब तक बर्फ़ पूरी तरीके से मतलब पूरा मिश्रित नहीं हो जाता, ठीक है, दूसरी चीज़ में, तब तक तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। फिर क्या दिया है, बर्फ़ का संपूर्ण पानी होने पर ऊष्मा देने जारी रखने तो पानी के तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, जब बर्फ़ संपूर्ण मतलब पूरी तरीके से पानी हो जाएगा और तुम तभी भी अगर गर्मी दे रहे हो उसको, मतलब ऊष्मा दे रहे हो तुम उसको, तो उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और जब तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, देखो लिखा है यहाँ पे, और पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, इस तापमान पर पानी का रूपांतर वाष्प में अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, मतलब तुम्हारा 100 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जो रहेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस तक तुम्हारा बर्फ़ रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे अगर 4 डिग्री सेल्सियस हुआ तो तुम्हारा नॉर्मल पानी हो जाएगा। और जब वापस पानी जब पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा, मतलब तुम्हारा 100 डिग्री, और 100 डिग्री तब हो गया तो समझ लो तब वहाँ पे पानी से तुम्हारा क्या बनना चालू हो जाएगा, वाष्प। ठीक है, तो मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ठोस से तुम्हारा द्रव और द्रव से तुम्हारा गैसीय रूप के अंदर, मतलब ऊष्मा के अंदर ऊष्मा की वजह से हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद पानी की जगह पे तुम्हें वहाँ पे वाष्प दिखेगा। फिर आगे क्या दिया है, संपूर्ण पानी का वाष्प रूपांतर होते समय पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। ठीक है, अब जब तक पूरा पानी जो रहेगा, ऐसा नहीं कि तुम लोग गर्म करते जा रहे हो तो तुम्हारा 100 डिग्री के बाद तुम्हारा वो 104, 108, 110, 120 ऐसा डिग्री पानी गर्म होते रहेगा। ठीक है, नहीं, अगर तुम थर्मोमीटर रखोगे उसके अंदर और तुम पानी को गर्म करते जाओगे तो भी उसके अंदर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही तुम्हारा तापमान रहेगा। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा थर्मोमीटर दबा दोगे, नीचे टच कर दोगे तो गर्म ही हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो फूट भी सकता है वो नीचे, अगर जो मतलब तुम्हारा बर्तन रहेगा उस पर टच कर दिया तो पानी के अंदर थोड़ा ही डुबा के रखना है और देखना है, तो तुम्हारा वो 100 डिग्री का 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक पूरा पानी वाष्प में रूपांतरित नहीं हो जाता। ठीक है, फिर तापमान में होने वाले परिवर्तन व उसमें लगने वाले समय, इनके संबंध को दर्शाने वाली आलेख आकृति 5.2 में नीचे
दिया गया है। इस आलेख में ए बी स्थिर तापमान पर बर्फ का पानी है रूपांतर होने की क्रिया दर्शाता है। बर्फ को ऊष्मा देने पर बर्फ के एक विशिष्ट तापमान पर अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर उसका रूपांतर पानी में होता है। यह परिवर्तन होते समय बर्फ ऊष्मा को अवशोषित करता है। यह ऊष्मा का आवेशित बर्फ का पूर्णतः द्रव के रूपांतर होने की जारी करती है। ठीक है, देखो नीचे देखो डायग्राम, तो क्या दिया इसके अंदर ए से बी। ठीक है, देखो ऊपर दिया क्या, इस रेखा में ए बी स्थिर तापमान पर बर्फ का पानी रूपांतर होने की क्रिया दर्शाता है। ठीक है, बर्फ का पानी में रूपांतर मतलब बर्फ रहेगा तो तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे देखो 0 दिखा रहा है ए से बी की ओर, तुम्हारे देखो यहाँ पे ए से बी की ओर तुम्हारा स्थिर है, नीचे ही है। जब तब तक क्या है वो पूरे तरीके से बर्फ मतलब थोड़ा भी बर्फ रहेगा तो वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे बर्फ है तो 0 हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो उसके अंदर तुम ऊष्मा देना स्टार्ट किए। ठीक है, तो ऊष्मा देना स्टार्ट किया, ऊष्मा ऊपर जाते धीरे धीरे ऊपर ऐसे जाते 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 जब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, तो बी से सी तक क्या हुआ तुम्हारा पानी का किसके अंदर मतलब तुम्हारा पानी द्रव के अंदर रूपांतरित हो गया। ठीक है, और तुम्हारा पूरा गैसीय अवस्था ज़्यादा हो गया। जब जैसे ही 100 आया तो वापस तुम्हारा सी से क्या हुआ, D डिग्री तक, सी से D डिग्री तक मतलब तुम्हारा क्या पानी का रूपांतर किस में हो रहा है, वाष्प में हो रहा है। तो वो 100 का 100 रहेगा, 100 से वो ऊपर नहीं जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल कर पूरा रूपांतरित पानी में हो जाता है। और ये परिवर्तन होते समय क्या होता है, बर्फ़ का ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, बर्फ़ जो रहता है वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और पानी के अंदर द्रव के अंदर रूपांतरित हो जाता है। फिर आगे क्या दिया है, इस बीच मिश्रण का तापमान स्थिर रहता है। जिस स्थिर तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतर होता है उस स्थिर तापमान को बर्फ का द्रवांक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर क्या दिया है तुम्हारा, द्रव मतलब ऊष्मा का अवशोषित बर्फ का पूर्ण द्रव रूपांतर होना जारी होता है। हाँ ठीक है, फिर तापमान को बर्फ का द्रवनांक कहते हैं। कभी जब भी तुम्हारा बर्फ से पानी में रूपांतरित हो जाता है और स्थिर रहता है, ठीक है, जब स्थिर रहता है तभी उसको क्या कहते हैं, द्रवनांक ऐसा कहते हैं। फिर अवस्था में परिवर्तन होते समय पदार्थ अर्थात यहाँ बर्फ ऊष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है, बर्फ क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करेगा और पानी के अंदर रूपांतरित करेगा, ये देख लिया। उसको द्रवांक है तो भी समझ गए। अभी आगे क्या दिया है, परंतु उनके तापमान में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, उनके तापमान में वृद्धि नहीं होती मतलब तुम्हारा 0 का 0 ही रहेगा जब तक पूरा पानी बर्फ नहीं बन बर्फ तुम्हारा पानी नहीं बनेगा। जब ऊष्मा को अवशोषित कर लेंगे उसका उपयोग परमाणु अणु के बंध के क्षीण कर ठोस का द्रव में रूपांतरित होता है। ठीक है, अभी तुम्हारा जो बर्फ रहता है वो अगर इसके अंदर देखोगे ठोस और द्रव के रूप में देखोगे तो क्या होता है, उसके अंदर का जो अणु का बंध रहता है, ठीक है, बर्फ़ के अंदर का जो अणु का बंध रहता है वो धीरे धीरे टूटता है। तो टूटता कैसे है, वो ऊष्मा जो रहती है वो धीरे धीरे बर्फ़ अवशोषित करती रहती है और अवशोषित करने के बाद उसका जो बंध रहता है वो ऊष्मा के कारण टूट जाता है और टूटने के कारण वो द्रव के अंदर रूपांतरित हो जाता है तुम्हारा ठोस। वही दिया आगे, फिर ठोस का द्रव में रूपांतर होते समय स्थिर तापमान पर ऊष्मा अवशोषित होता है, उसे पिघलने की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा उसको ही कहते हैं। मतलब गुप्त ऊष्मा मतलब क्या, तुम्हारा ऊष्मा तो मतलब जैसे देखो तुम गर्मी तो बहुत दे रहे हो उसको, गैस समझो अगर चालू किए हो तुम और बर्फ़ को पिघला रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हारा ऊष्मा तो बहुत जा रहा है लेकिन उसके अंदर जो ऊष्मा है वो उसके अंदर जा रहा है लेकिन दिखा रहा कितना है हम लोग को, 0 डिग्री, मतलब जो थोड़ा पानी बना रहेगा हम लोग को 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। क्यों, क्योंकि वो ऊष्मा जो रहता है वो गुप्त प्रकार से वो बर्फ़ के अंदर जाते रहता है। ठीक है, तो उसको ही कहते हैं तुम्हारा गुप्त ऊष्मा। फिर आगे कहते हैं यहाँ पे, इकाई द्रव्यमान के ठोस पदार्थ का द्रव में पूर्णतः रूपांतर होते समय स्थिर तापमान पर जिस ऊष्मा का अवशोषण होता है ऐसे ऊष्मा को पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया, क्या दिया है, इकाई द्रव्यमान में, ठीक है, इकाई मतलब एक लिया है, एक द्रव्यमान समझ लो, एक सिर्फ एक द्रव्यमान में ठोस पदार्थ का द्रव पूर्णतः रूपांतर होता है। ठीक है, मतलब पूरा एकदम कड़क है, सॉलिड है और पूरे तरीके से मतलब थोड़ा भी एक भी छोटा सा भी डॉट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जो माइक्रोस्कोप में भी ना दिखे इतना भी, इतना डॉट ठोस नहीं रहना चाहिए। पूरे तरीके से क्या होना चाहिए, वो पूरे तरीके से द्रव में रूपांतरित होना चाहिए। तो वही दिया, पूर्णतः रूपांतर होते समय स्थिर तापमान जब रहता है जिस ऊष्मा का अवशोषण होते रहता है, ठीक है, मतलब ऊष्मा तुम्हारा वो अवशोषित करते रहता है और ऊष्मा को पिघलने में विशिष्ट उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, डेफिनेशन एक बार देख लो वापस, इकाई द्रव्यमान के ठोस पदार्थ का द्रव में पूर्णतः रूपांतरित होता है और उस समय जो स्थिर तापमान जो स्थिर रहता है और ऊष्मा जो अवशोषित करते रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं तुम्हारा, क्या कहते हैं उसको, गुप्त ऊष्मा ऐसा कहते हैं। फिर आगे क्या दिया है, बर्फ का पानी में पूर्णतः रूपांतर होने के पश्चात तापमान में वृद्धि
होती है। ठीक है, वो ऊपर ही देखा हम लोगों ने क्या, जब पूरी तरीके से बर्फ़ तुम्हारा पानी में रूपांतर होगा तो फिर धीरे धीरे ऊष्मा जो रहेगी वो बढ़ती जाएगी, 0 से 10, 20, 30 ऐसा बढ़ जाता है। फिर तापमान जब वापस 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, वापस रेखा क्या होता है तुम्हारा BC, या पानी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हारा A से B तुम्हारा 0 है, B से C क्या है तुम्हारा मतलब 100 है। ठीक है, तो 0 से 100 दिखा रहा है। फिर उसके बाद ऊष्मा देकर पानी के तापमान में वृद्धि नहीं होती। जब 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वहाँ पे वापस तापमान तुम्हारा अटक जाएगा। ठीक है, ऊष्मा दो कितना भी, लेकिन तुम्हारा तापमान जो रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। ठीक है, इस तापमान पर अवशोषित संपूर्ण ऊष्मा को द्रव के बीच के अणु के बंध तोड़ने के लिए और द्रव का गैस में रूपांतरित करने के लिए होता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, इस तापमान में अवशोषित संपूर्ण ऊष्मा मतलब जो पूरा ऊष्मा रहता है वो वापस बंध तोड़ता है। ठीक है, जो अणु के बंध रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2O है, तो तुम्हारा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का दोनों का बंध वो तोड़ेगा। ठीक है, जब तक पूरे तरीके से मतलब तुम लोग को पता रहेगा हाइड्रोजन का 8 और ऑक्सीजन का 1 पार्ट रहता है, जब तक वो 8 के 8 पार्ट नहीं तोड़ेंगे तब तक एक मतलब इकाई सिर्फ जो रहेगा, मतलब एक अगर समझो पकड़ेंगे तो उतना वहाँ पे टूटता नहीं है। उससे ही मतलब पूरा का पूरा तुम्हारा तापमान मतलब सॉरी बंध जो रहेगा वो टूटेगा, तब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और द्रव का रूपांतर गैस में होते समय ऊष्मा अवशोषित होती जाती है। ठीक है, जैसे कि बर्फ़ से तुम्हारा पानी में करने के लिए अवशोषित होता था, उसे तुम्हारा द्रव का रूपांतर गैस में होने के लिए भी ऊष्मा अवशोषित होती जाती है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस ही तुम्हें दिखाएगा, परंतु उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, जो बोला मैंने अभी 100 डिग्री सेल्सियस दिखाया था, 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। जिस स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतर वायु में होता है, ठीक है, जो गैस मतलब गैसेस में होता है, वाष्प में, उस पदार्थ को क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था पहले ऊपर, याद रखना, देखो रिटर्न रिटर्न बता रहा हूँ, वो जो जो बताता जाता है वो याद रखना। जैसे अभी ऊपर क्या देखा था हम लोग ने, ठोस से द्रव में देखा था, तो ठोस से द्रव होता है वो क्या होता है तुम्हारा द्रवांक, और यहाँ पे द्रव से वायु में होता है वो क्वथनांक। ठीक है, द्रवनांक और क्वथनांक ये याद रखना। उसी प्रकार आगे क्या दिया है, स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतर गैस में होता है, गैस होते समय अवशोषित की गई ऊष्मा का वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ऊपर जो था तुम्हारा ये क्या था, द्रव की गुप्त ऊष्मा थी। ठीक है, देखो स्थिर तापमान पर सॉरी कहाँ गया, हाँ ऊष्मा को पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पे तुम्हारा द्रव का है, और कहाँ गया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तुम्हारा वाष्प का है। ठीक है, ऊपर द्रव की गुप्त ऊष्मा थी, यहाँ पे वाष्प की है। ठीक है, लेकिन दोनों में गुप्त ऊष्मा ही है। मतलब क्या हुआ समझे ना, गुप्त ऊष्मा मतलब क्या, गुप्त ऊष्मा मतलब डायरेक्ट सिंपल मीनिंग अगर देखो जाएगा गुप्त ऊष्मा की मतलब क्या, मतलब तुम्हारा ऊष्मा वो अवशोषित करते जाता है, लेकिन वहाँ पे तुम्हारा तापमान में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, सादा अगर देखोगे मतलब डेफिनेशन अगर देखो गुप्त ऊष्मा की क्या मतलब, तुम्हारा तापमान वृद्धि होती है, सॉरी तापमान उतना ही रहता है लेकिन ऊष्मा की वृद्धि होती जाती है, और तापमान तुम्हारा उतना ही रहता है। मतलब दूसरे कोई भी चीज़ के अंदर तुम्हारा ऊष्मा अवशोषित होते जाता है तब तो तुम्हारा तापमान उतना ही रहेगा, तो किसी दूसरे चीज़ में तुम्हारा ऊष्मा अवशोषित होता है, तापमान अगर स्थिर ही रहेगा तो तुम्हारा वो रहेगा गुप्त ऊष्मा। ठीक है, लेकिन दो टाइप का गुप्त ऊष्मा बताएं यहाँ पे, अगर ठोस से द्रव हुआ तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा द्रव गुप्त ऊष्मा, और तुम्हारा अगर द्रव से वाष्प हुआ तो वहाँ पे वाष्प गुप्त ऊष्मा। और उसे दो प्रकार दिए, तुम्हारा ठोस से द्रव हुआ तो वहाँ पे क्या था द्रवनांक, और द्रव से वायु हुआ तो तुम्हारा क्वथनांक। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इकाई द्रव्यमान के द्रव पदार्थ का गैसीय पदार्थ में पूर्णत रूपांतर होते समय स्थिर तापमान जो ऊष्मा द्रव द्वारा अवशोषित की जाती है, उस ऊष्मा को वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, सेम ऊपर जैसा दिया है, देखो दिखाता हूँ, देखो इकाई द्रव्यमान के ठोस पदार्थ, तो यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ द्रव पदार्थ। ठीक है, इकाई द्रव्यमान का ठोस पदार्थ का द्रव में रूपांतर, तो यहाँ पे आएगा इकाई द्रव्यमान के द्रव पदार्थ का गैसीय पदार्थ में पूर्णतः रूपांतर। बाकी सब सेम रहेगा, वापस आगे फिर आगे वापस चेंज रहेगा। होते समय स्थिर तापमान पर, ठीक है यहाँ पे भी लिखा है देखो, होते समय स्थिर तापमान पर जिस ऊष्मा का अवशोषण होता है, यहाँ पे भी लिखा है जो ऊष्मा का द्रव द्वारा अवशोषित होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा ठोस द्वारा अवशोषित होता है, यहाँ पे तुम्हारा द्रव द्वारा अवशोषित होता है, उस ऊष्मा को वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं, और यहाँ पे ऊष्मा को पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, पिघलने की गुप्त ऊष्मा और यहाँ पे वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा। फिर आगे क्या दिया है, अलग अलग पदार्थ के द्वरणांक भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, द्वरणांक भी अलग अलग होते हैं और तुम्हारा क्वथनांक भी रहता है, वो भी सबके अलग अलग रहते हैं। तो वही यहाँ पे बताया, अलग अलग पदार्थ के द्वरणांक भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार अलग अलग पदार्थ के क्वथनांक भी भिन्न भिन्न
होते हैं। हवा का दाब समुद्र सतह की हवा के दाब के समय यह अधिक होगा तो द्रवणांक क्वथनांक तथा विशिष्ट गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन होता है। क्या बताएं, देखो हवा का दाब समुद्र सतह मतलब तुम्हारा समुद्र के नज़दीक जो रहता है वहाँ पे तुम्हारा हवा का दाब और दाब के समय हवा के दाब के समय कहाँ था, हवा का दाब समुद्र सतह की हवा के दाब के समय कम या अधिक होगा तो द्रवणांक क्वथनांक तथा विशिष्ट गुप्त ऊष्मा भी परिवर्तन होता है। मतलब ऐसे ही तुम्हारा हवा का दाब या तुम समुद्र के सतह पे जाकर वहाँ पे हवा का दाब तो वहाँ पे समय अलग अलग रहता है। तो उसी प्रकार तुम्हारा हवा के दाब की वजह से तुम्हारा क्वथनांक और द्रवांक भी चेंज होएगा। उसी प्रकार गुप्त ऊष्मा का जो अवशोषित है परिवर्तन वो भी तुम्हारा अलग अलग होगा। वही यहाँ पे नीचे तालिका में समुद्र सतह की हवा के दाब पर उनका मापन किया गया है। देखो अभी आगे दिया है पदार्थ पानी बर्फ, ठीक है। द्रोणांक यहाँ पे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसी प्रकार क्वथनांक दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, हम लोग ने देखा ऊपर ही, ठीक है। पानी से बर्फ, बर्फ से गैस जो दिया है। द्रवांक मतलब क्या, बर्फ से पानी और पानी से गैस। तो तुम्हारा क्वथनांक और द्रवनांक दोनों है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या आएगा, तुम्हारा पूरा बर्फ तुम्हारा पानी बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा पूरा पानी जो रहेगा वो गैस के अंदर रूपांतरित होना चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, ठीक है। पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा मतलब क्या दिया है यहाँ पे, किलोग्राम के हिसाब से दिया है। 333 किलोग्राम और किलो जूल दिया है। उसी प्रकार 80 कैलोरीज और ग्राम दिया है। उसी प्रकार वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या दिया है तुम्हारा, केजी और केजी के अंदर, ठीक है। किलो जूल और किलोग्राम के अंदर दिया है। 2256 और 540, ठीक है। वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा और यहाँ पे दिया पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये इस बार कैंसिल नहीं किया है, मतलब तुम्हारा इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखना है, ठीक है। मेनली अगर बताओ तुम लोग को, अगर जो एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, जो मतलब जैसे ही बताता हूँ सिर्फ थोड़ा सा, तो तुम्हारा पानी बर्फ़, इथाइल अल्कोहल और सीसा, ठीक है। ये 3 का आ सकता है, अगर हुआ तो शायद से सोने का आ सकता है, ठीक है। तो याद करोगे तो सब याद कर लोगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो ये 4 मेन याद रखना है, ठीक है। 6 में से ये 4 पानी, इथाइल अल्कोहल, सोना और सीसा ये याद रखना है। देखो तांबा क्या दिया है तुम्हारा, 1083 तुम्हारा द्रोणांक और क्वथनांक है, ठीक है। द्रोणांक क्वथनांक जो है वो पूरे 4 6 का याद कर लो, ठीक है, वो इजी रहेगा। लेकिन तुम्हारा पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा और वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा ऐसा पूछा नहीं, लेकिन इस बार पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैंसिल ने किया, बहुत चीज़ कैंसिल किया है। तो इसलिए पानी का बर्फ और इथाइल अल्कोहल, सोना और सीसा ये याद करना, तुम्हारा पिघलने का गुप्त ऊष्मा और वाष्प का गुप्त ऊष्मा वो, लेकिन द्रोणांक क्वथनांक सबका याद करना है। तांबा 1083 2562, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में है। फिर तुम्हारा किलो जूल किलोग्राम कितना है, 134 49, फिर ये 5060 और 1212 है, ठीक है। उसी प्रकार इथाइल अल्कोहल कितना है, -117 डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ पे -117 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तुम्हारा इथाइल अल्कोहल जो रहेगा पूरे तरीके से लिक्विड में रूपांतरित हो जाएगा। और लिक्विड से गैस होने के लिए कितना चाहिए तुम्हारा, 78 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कितना है, 104, फिर 26, 8540 और 200, ठीक है। देखो अभी वहाँ पे वाष्प की गुप्त ऊष्मा देखो बहुत फर्क क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे तुम्हारा पहले के अंदर बहुत फर्क रहेगा उसे ही तुम्हारा इसके अंदर भी बहुत फर्क दिखाई देगा। कम फर्क रहेगा तो इसमें भी तुम्हारा कम फर्क दिखाई देगा। उसी प्रकार सोना में कितना दिया है, 10632700, ठीक है, इतना दिया है। फिर उसी प्रकार पिघलने की विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया है, 144, और यहाँ पे 15.3 ही दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1000 से डायरेक्ट 2000 ऊपर से 700 और ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे उसले प्रकार 15,080 और यहाँ पे 392, मतलब तुम्हारा 5% ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है बढ़ते हुए। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 962 2162, ठीक है, 962 डिग्री सेल्सियस द्रवनांक, 2162 तुम्हारा क्वथनांक डिग्री सेल्सियस है। फिर 88.2 25 2330 564। उसी प्रकार सीसा का क्या दिया द्रवनांक, 327.5 डिग्री सेल्सियस और 1749 तुम्हारा क्वथनांक डिग्री सेल्सियस दिया। फिर 26.2 तुम्हारा किलोग्राम, 5.9 जो ग्राम है वो पिघलने का विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। उसी प्रकार 859 वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा और 207 ये ग्राम के अंदर, ठीक है। तो जो बताया मैं अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। द्रवनांक क्वथनांक सबका याद कर लेना 6 का। और पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा और वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा जो है वो तुम्हारा पानी, बर्फ, इथाइल अल्कोहल, सोना और सीसा का याद करना, ओके। अभी देखते हैं आगे क्या दिया है, पूर्णनिर्माण रेगुलेशन, ठीक है। इसमें क्या दिया है, आपने बर्फ़ का गोला
तैयार करते हुए देखा होगा। बर्फ़ के चूरे को लकड़ी के सीक के सिरे पर हाथ से दबाकर गोला बनाया जाता है। बर्फ़ का चूरा पुनः मजबूत गोला जैसे बनता है। बर्फ़ के दो टुकड़े लेकर एक दूसरे पर दबाकर रखे तो कुछ समय के बाद वे टुकड़े एक दूसरे से मजबूती से चिपकते हैं। यह किस कारण घटित होता है? ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे ये तो जादू ही हो गया, ठीक है, ये पता नहीं रहेगा। तो जी हाँ, जैसे कि तुम्हारा बर्फ़ का क्या बोलते हैं, अपना गोला जो रहता है, जैसे दबाने के बाद एक ग्लास के अंदर रखते हो और जुड़ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार बर्फ़ जब कटा रहेगा दो, और उसको अगर दबा के रखोगे तो वो चिपक जाता है एक दूसरे से, ठीक है। तो वो किस लिए होता है, तो यहाँ पे कृति करके बताया, क्या दिया यहाँ पे? साहित्य: बर्फ़ का एक छोटा खंड, पतली तार, दो समान द्रव्यमान की बाट आदि, ठीक है। कृति क्या दिया यहाँ पे? आकृति 5.3 में दर्शाए अनुसार बर्फ़ का खंड स्टैंड पर रखिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक स्टैंड पे तुम्हारा बर्फ़ रख दिया है, उसके ऊपर तुम्हारा क्या दिया, देखो पढ़ लेते फिर समझते हैं। फिर एक तार के दोनों सिरों पर समान द्रव्यमान के दो बाटे बांध तार बर्फ के खंड पर रखे, ठीक है। दोनों सामान क्यों रखा? अगर एक ज़्यादा कम रखेंगे तो वो इधर उधर सरक जाएगा, इसलिए दोनों सामान रखना है सो वो स्थिर रहे। और निरीक्षण कीजिए क्या घटित होता है, क्या घटित होएगा, ठीक है। तार के दोनों सिरों पर समान द्रव्यमान के बाटे बांधकर बर्फ के खंड पर रखने पर धीरे धीरे बर्फ के खंड में धंस जाती है, ठीक है। पतला तार है, उसलिए तुम्हारा क्या होएगा, बर्फ के अंदर वो अंदर धीरे धीरे धंसती जाएगी। कुछ समय के बाद बर्फ के खंड बाहर आती है, परंतु बर्फ टूटता नहीं है, ठीक है। क्या होता है देखो, अभी क्या बता रहा, ऊपर से जो बर्फ है वो धीरे धीरे कटते जाता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है तुम्हारा, जब पूरा ऊपर से नीचे तक आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारा जो तार रहेगा वजन के कारण धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर आते 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 पूरा नीचे तक आ जाएगा, लेकिन बर्फ जो रहेगा वो टूटेगा नहीं, जबकि वो बीच से आधा कर दिया है, ठीक है, ऊपर से काट दिया पूरा नीचे तक, लेकिन तभी बर्फ नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता, वो आगे दिया देखो। कुछ समय के बाद बर्फ के खंड बाहर आती है, परंतु बर्फ टूटता नहीं है। क्यों? दाब के कारण बर्फ का पिघलना तथा दाब कम करने पर पुनः बर्फ होना, इस प्रक्रिया को पूर्ण निर्माण कहते हैं, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, बर्फ के दाब निर्माण करने पर वो टूटता है, और उसी पे दाब कम करने पर वो रिटर्न जुड़ जाता है। तो यहाँ पे वही दिया है, जब ऊपर से जैसे जैसे कट रहा है तो जैसे जैसे वो आगे जाएगा उसी वहाँ पे दाब कम होते जाएगा और बर्फ़ रिटर्न ऊपर से जुड़ते जाएगा, ठीक है। वो अगर घर का तुम बर्फ़ लोगे छोटा सा तो उसमें करोगे तो उसमें नहीं होएगा, क्योंकि उसके अंदर दाब मतलब उसके अंदर बर्फ़ जो रहता है पूरे तरीके से नहीं भरा रहता है, ठीक है। अगर तुमको चेक करना है अगर ये करने के लिए, ठीक है, तो एक कटोरा या कुछ चीज़ ले लो, उसके अंदर तुम बर्फ़ डाल दो, मतलब पानी डाल के फ्रीजर में डाल के बर्फ़ बना लो पूरे तरीके से, और उसके ऊपर एक तांबे का एकदम पतला तार लो और सेम उसी प्रकार वजन रखो, ठीक है। तो धीरे धीरे वो अंदर धंसते जाएगा और ऊपर का धीरे धीरे जॉइंट होते जाएगा। तो उसी प्रक्रिया को क्या दिया यहाँ पे, पूर्ण निर्माण कहते हैं, पूर्ण ही निर्माण कहते हैं, ठीक है। दाब के कारण बर्फ का द्रव्यमान शून्य से कम होता है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतर होता है। दाब निकलने से द्रव्यमान पूर्वतः होता है, ठीक है। क्या दिया यहाँ पे देखो, द्रव्यमान शून्य होता है, दाब के कारण बर्फ का द्रव्यमान क्या हो जाता है, शून्य से कम हो जाता है, ठीक है। शून्य से कम हुआ तो क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे, वो अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतरित होना चालू हो जाता है, ठीक है। और फिर दाब जब निकल जाता है तो उसे तुम्हारा द्रव्यमान पूर्वत होता है, ठीक है। और फिर बाद में मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और पानी का पुनः वापस बर्फ़ में रूपांतरित हो जाता है। पानी जैसे ही गर्म होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 1 2 3 4 ऐसा डिग्री सेल्सियस तो पानी में रूपांतरित होता है, पानी फिर ऊपर बर्फ़ ही रहता है, तो बर्फ़ वापस उसको पानी कर देता है, क्योंकि पानी की मात्रा कम रहती है, बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो बर्फ़ वापस उसको पानी को बर्फ़ बना देता है, तुम्हारा वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर घर पे छोटा चीज़ लोगे तो तुम्हारा जब वो तोड़ेगा तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, बर्फ़ कम हो जाएगा, तो पानी वो दूसरे जो बर्फ़ रहेंगे उसको भी पानी बना देगा, ठीक है। तो पूरा पिघल जाएगा, इसलिए मैं बोला बड़ा बड़ा अगर कटोरे विटोरे में डाल के करोगे तो ईजी अच्छा रहेगा, इजीली समझेगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सोचिए दिया है, नहीं ऐसा क्यों होता है, उपयुक्त कृति में बर्फ खंड के तार बाहर आती है तो भी बर्फ टूटती नहीं है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऊपर ही आंसर दिया है, क्योंकि वो धीरे धीरे ऊपर से जुड़ जाते हैं। गुप्त ऊष्मा का पूर्ण निर्माण से क्या संबंध है, ठीक है। अभी गुप्त ऊष्मा का पूर्ण निर्माण से क्या संबंध है, इसके अंदर गुप्त ऊष्मा धीरे धीरे मतलब गुप्त ऊष्मा जो रहता है वो क्या रहता है, तुम्हारा पानी बर्फ के अंदर ही रहता है, ठीक है। दाब निर्माण होने पर ऊष्मा जनरेट होता है, ठीक है। और बाद में जैसे ही वो अंदर दाब कम हो जाता है तो तुम्हारा गुप्त ऊष्मा जो रहता है वापस तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस पानी जो रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पे वो 0 डिग्री सेल्सियस कर देता है, ठीक है। यही सब बताया आगे। फिर बताइए तो
पदार्थ ठंडा है या गर्म, इसकी अनुभूति अपने शरीर तापमान से क्यों क्या संबंध है। ठीक है, पदार्थ ठंडा है या गर्म है, इसकी अनुभूति अपने शरीर तापमान से कैसे समझाएंगे वो बताएं। पानी का असंगत व्यवहार, ठीक है, एनोमस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या दिया इसके अंदर, सामान्यतः द्रव को सीमित तापमान तक गर्म करने पर उनका प्रसरण होता है तथा ठंडा करने से उनका संकुचन होता है। ठीक है, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ लिया है। वापस देखेंगे इसके अंदर क्या दिया है, सामान्यतः द्रव को सीमित तापमान, ठीक है, सीमित तापमान तक गर्म करने पर उसका प्रसरण होता है, मतलब तुम्हारा क्या, द्रव का प्रसरण मतलब फैल जाता है। उसी प्रकार ठंडा करने पर उसका संकुचन होता है। ठंडा करने पर संकुचन मतलब वो एक जगह पे आने लगता है। परंतु पानी विशिष्ट तथा क्या दिया यहाँ पे, अपवादात्मक का व्यवहार दर्शाता है। ठीक है, परंतु पानी विशिष्ट मतलब अलग एक तरह का व्यवहार दिखाता है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होने तक पानी का प्रसरण न होकर संकुचन होता है। ठीक है, मैं जैसे 4 डिग्री सेल्सियस तब से बोल रहा हूँ, तो वो इसके लिए बोल रहा हूँ। क्या दिया यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी को गर्म करने पर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होने तक पानी का प्रसरण न होकर संकुचन होता है। ठीक है, मतलब तुम्हारा 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ उसके पहले, और 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के पहले तक पानी जो रहेगा वो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा प्रसरण नहीं होकर संकुचन मतलब बर्फ जैसा रहता है उसी प्रकार रहेगा। मतलब पानी तो रहेगा, मतलब पूरा लिक्विड में ही रहेगा, लेकिन वो पूरी तरीके से पसरा हुआ नहीं रहेगा, वो पूरा मतलब इकट्ठा कड़क ही रहेगा। कड़क मतलब कैसा, कड़क की मात्रा उनका जो ये रहेगा, क्या कहते हैं, बॉन्ड जो रहेगा, ठीक है, बंद जो रहेगा वो एक दूसरे से चिपका हुआ ही रहेगा, थोड़े थोड़े मतलब एकदम लूज बॉन्ड में। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। ठीक है, ये है एग्जाम में आ सकता है, पानी का जो आयतन होता है सबसे कम कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन रहता है वो सबसे कम रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में वृद्धि करने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन उसका कम रहता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ तो उसका आयतन बढ़ जाता है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस इस तापमान के बीच होने वाली के इस व्यवहार को पानी का संगत व्यवहार कहते हैं। ठीक है, अभी ऊपर देखो क्या दिया था यहाँ पे, तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस तक रहा। 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तुम्हारा पूरे तरीके से तुम्हारा जो बर्फ़ रहेगा वो पूरे तरीके से पानी में रूपांतरित होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, पानी में रूपांतरित होता है, लेकिन पानी में रूपांतरित होने के बावजूद भी क्या होता है, वो तुम्हारा प्रसरण नहीं होता, उसके अंदर संकुचन ही होता रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के बीच में जो होने वाली ये व्यवहार रहता है, इसी को पानी का असंगत व्यवहार ऐसा कहते हैं। एनोनोमस, इंग्लिश में बोले तो एनोनोमस बिहेवियर ऑफ वाटर ऐसा कहते हैं। फिर आगे क्या दिया, 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पानी को 0 डिग्री सेल्सियस के ऊष्मा देकर तापमान तथा आयतन नोट करके आलेख बनाने पर संलग्न आकृति के दर्शानुसार वह वक्र होता है। ठीक है, अगर 1 किलोग्राम तुम्हारा पानी लिया और 0 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा देकर तापमान मतलब आयतन अगर नोट किया, तो वो आगे दिया है उस प्रकार होता है। ठीक है, इस प्रकार रहेगा। फिर इस वक्र आलेख के यह स्पष्ट होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का तापमान बढ़ने से उसका आयतन बढ़ने के बजाय कम होता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, इसके वक्र मतलब ये जो वक्र आलेख है इससे क्या स्पष्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब पानी जाता है, तापमान मतलब बढ़ता है, तब उसका आयतन बढ़ने के बजाय क्या होता है, तुम्हारा और धीरे धीरे कम होने लगता है। कम होने तक मतलब 4 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उसका मतलब सबसे कम आयतन हो गया। फिर 4 डिग्री से वापस अगर बढ़ गया वो, ठीक है, तो वापस धीरे धीरे उसका आयतन जो रहता है वो बढ़ने लगता है। तो वही दिया है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है, अर्थात पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, अभी सबसे कम आयतन होता है तो मतलब क्या, घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस उसका देखो, अभी एग्जाम में आएगा ऐसा कंफ्यूज करने के लिए, आयतन सबसे ज़्यादा कब रहता है, अधिक मतलब कभी रहता है। ठीक है, सॉरी, घनत्व सबसे अधिक कभी रहता है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ये मतलब ये क्या बोलते हैं, कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस बेसा डाल सकते हैं। ठीक है, तो घनत्व सबसे अधिक कब रहता है, जब सब उसका आयतन बहुत कम रहता है। तो आयतन कभी कम रहता है पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पे, और सबसे अधिक घनत्व भी तभी उसका रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। देखो 5.4 में दिया है यहाँ पे, देखते एक बार। देखो यहाँ पे क्या दिया तुम्हारा, 4 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा, देखो अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है तुम्हारा, देखो ये तापमान दिया है, ये जो दिया है ये तापमान, और यहाँ पे तुम्हारा 1 किलोग्राम का आकर्मण सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, फिर तापमान तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस पे
उसका घनत्व कितना है तुम्हारा 1000.10 है, ठीक है। उसी प्रकार तुम्हारा धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस पे से धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर 1 पे कम हुआ, 2 पे थोड़ा कम हुआ, 3 पे थोड़ा कम हुआ, 4 पे सबसे कम है 1000 है, ठीक है। उसी प्रकार वापस जब 5 हुआ तो वापस थोड़ा बढ़ गया, फिर 6 हुआ तो वापस बढ़ गया, 7 हुआ तो वापस बढ़ गया, 8 हो गया तो वापस बढ़ गया, फिर 9 वापस 10 11, मतलब ऐसा धीरे धीरे बढ़ते गए, ठीक है। तो इसमें यही समझता है क्या, जब तुम्हारा जो घनत्व रहता है, ठीक है, वो सबसे बड़ आयतन जो रहता है वो सबसे कम कब रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। धीरे धीरे तुम्हारा यहाँ पे आयतन कम होते जाता है, ठीक है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, तुम्हारा आयतन जो रहता है वो बढ़ने के बजाय कम होते जाता है, ठीक है। और 4 के बाद फिर वापस बढ़ जाता है। उसके पहले भी बढ़ा रहता है, उसके बाद भी बढ़ा रहता है, सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका सबसे कम आयतन रहता है, और उसी टाइम पे उसका सबसे ज़्यादा आयतन घनत्व जो रहता है वो भी रहता है, ठीक है। ये होप के कारण सहायता पानी का संगत व्यवहार का अध्ययन करें, ठीक है। टाइम बीम देख के हम लोग बाद में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। ये होप का उपकरण है, ठीक है, प्रैक्टिकल लैब में रखा है, अभी स्कूल चालू होएगा तो पता चलेगा। ओके स्टूडेंट, पढ़ाई तैयार स्टार्टिंग करो, पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।